दोस्तों 5 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आपने देख लिए हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन है ममता की 2 इनकम्बेंसी के बावजूद घनघोर जीत और बीजेपी के जगरनॉट का बंगाल के वोटरों के द्वारा रोका जाना। इस जनादेश के पीछे बहुत बड़ी बातें छिपी हुई है। ये बहुत सिंप्लीफाइड एनालिसिस होगी अगर बीजेपी ये कहे कि हम तो वहां 3 सीट के पार्टी थे, बढ़ करके 80 के पार चले गए। ममता को हराने के लिए बीजेपी ने जितना जोर लगाया था, उसके बावजूद ममता जिस तरीके से जीत के आई हैं, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़, एक नया टर्निंग पॉइंट है। इसको ब्रेकिंग न्यूज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। बीजेपी का क्या नहीं चला, जो उनका कोर हथियार है ध्रुवीकरण। बंगाल में मुस्लिम बहुल आबादी बहुत ज्यादा है, कई इलाकों में 25% के आसपास वहां मुसलमान वोटर हैं। इसी के बेसिस पे उनको लगता था कि ये तो ध्रुवीकरण की हमारी बड़ी प्रयोगशाला है। बीजेपी और संघ के लिए बंगाल बड़ा अहम था जीत पाना, क्योंकि वंदे मातरम, भारत माता और हिंदुत्व जैसे शब्द पहले यहां गढ़े गए थे। लेकिन हम भूल गए कि बंगाल के लोग अपनी सब नेशनलिस्टिक टेंडेंसी के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, हिस्ट्री के सेंस के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो ध्रुवीकरण नहीं चला और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी टीएमसी बीजेपी से काफी आगे है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा था कि जातियों को, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जातियां हैं, उनको भी अपनी तरफ कर लें। बीजेपी का ये गेम भी नहीं चला। विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर की ब्रांडिंग को कोऑप्ट करने का एक्सरसाइज भी नहीं चला। ये दीदी तो बड़ी जालिम निकली। वो कैसे? दीदी के पक्ष में जो बातें गई हैं वो ये कि वो सिर्फ मुसलमान वोट से नहीं जीती हैं, उनको हिंदू वोट भी मिले हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये है, ज्यादा बड़ा निचोड़ ये है इस चुनाव का, कि हिंदू महिलाओं ने हिंदू पुरुषों से ज्यादा वोट दिए हैं ममता दीदी को। तो जो बांग्ला निजेर में चाहे ये वाली लाइन वहां चली है, बहिरागतो नहीं चाहिए ये लाइन वहां चली है, ये टोलाबाज, कटमनी, ये डायलॉग काम नहीं आए। कोविड के दौर में बड़ी बड़ी रैलियों में जो सभा बांधा गया था वो भी काम नहीं आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और है कि जो हम समझते थे कि ये रूरल बंगाल के बल पे जीतेंगी, तो रूरल बंगाल में बीजेपी ने ठीक ठाक टक्कर दी है। लेकिन अर्बन बंगाल जो हम समझते थे कि मिडिल क्लास, अर्बन, ट्रेडर, बिहारी, मारवाड़ी, इन वोटों के कारण बीजेपी को बड़ा एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, वो नहीं मिला। अर्बन इलाकों में भी टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन फिर से गौर करिएगा, जब डिटेल में नंबर आएंगे कि हिंदू वोट कितने मिले, बीजेपी का जो गणित था उसको देखें तो मोटी बात ये समझिए कि बीजेपी अपने लोकसभा के परफॉर्मेंस के सामने नीचे गिरी है करीबन 3%। ममता बनर्जी बढ़ी है करीबन 5% से ज्यादा, यानी दोनों के बीच में गैप हो गया करीबन 10 से 11% का। तो ये कोई फोटो फिनिश चुनाव नहीं था। अब रुक करते हैं आसाम की तरफ। वहां पर दरअसल बीजेपी के सामने कांग्रेस हमेशा की तरह लेट लतीफी से गई, टिकटें गलत बांटी और वहां पर बीजेपी ने रिटेन किया। तो लोकल चेहरों की वजह से इस चुनाव का एक और बड़ा मैसेज है कि जहां पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस है, पर्सनैलिटी है और परसिवियरेंस है, जो बंगाल में ममता दिखा रही हैं, केरल में पिनराई विजयन दिखा रहे हैं और आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल की जोड़ी ने जिस तरीके से काम किया, कोविड का मैनेजमेंट करने की भी ठीक ठाक कोशिश की, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री ज्यादा नंबर लेकर के चले गए। तो परफॉर्मेंस के कारण और लोकल चेहरों के कारण बीजेपी आसाम में अपना रिटेन कर पाई, थोड़ी सीटें बढ़ा पाई। ये बीजेपी का प्लस आप कह सकते हैं आसाम में क्लियर कट है। लेकिन तमिलनाडु में एक बड़ी स्टोरी निकल करके आ रही है, वो ये कि द्रविड़ पार्टियों के सामने नॉन द्रविड़ पार्टियों के तौर पर बीजेपी ने घुसने का एग्रेसिव प्लान बनाया। वो नहीं चला। रजनीकांत जब से मैदान से निकल गए तो बीजेपी का जो स्पेक्टिकल खड़ा करने का प्लान था वो खत्म हो गया। स्टालिन लंबे करियर के बाद अब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ई पलानीस्वामी ने भी कड़ी टक्कर दी है और अब जयललिता की लिगेसी के वो पक्के हकदार हो गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जहां तक एआईएडीएमके के भविष्य का सवाल है, तो वो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में वहां रहने जा रही है। तो इस चुनाव का एक और बड़ा मैसेज है, वो बड़ा साफ है कि बीजेपी के सामने जो एक लोकतंत्र को बैलेंस करने का काम है, वो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से कर रही हैं। कांग्रेस वो रोल प्ले नहीं कर पा रही है। पिनराई विजयन का दोबारा लौटना केरल में बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तीसरी बार बीजेपी के इस ऑनस्लॉट के बावजूद लौटना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने बहुत डिजर्निंग तरीके से वोट किया है।
लोकसभा के चुनावों में बीजेपी का जो नंबर रहता है वो लगातार विधानसभा चुनावों में गिरता है, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15-20%। यहां पर भी बीजेपी का वोट असेंबली के चुनाव में गिरा है क्योंकि उसके पास बंगाल में कोई लोकल चेहरा नहीं था और सिर्फ मोदी प्रीमियम फैक्टर पर यह चुनाव नहीं निकल पाया। तो वोटर ने कुछ डिजर्निंग बातें सोची हैं और वो बात सबसे बड़ी क्या है? हमारे हिसाब से वो बात यह है कि पोलराइजेशन का नकार ये एक गॉन थ्योरी नहीं है, ये एक जिंदा थ्योरी है, जिंदा बहस है। कास्ट कॉम्बिनेशन को बदलने की कोशिश बंगाल में नहीं चली, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आया है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये आया है कि कांग्रेस पार्टी अपने आलस्य के कारण, देर के कारण रीजनल पार्टियों की तरह से बीजेपी के सामने बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। असम उसका एक उदाहरण है और केरल में लेफ्ट के सामने बीजेपी का कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन उसका दूसरा उदाहरण है। इन लोगों को ये एक बात लगती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई चैलेंज खड़ा होगा, पार्टी नेतृत्व की बात होगी, बगावत की बात होगी। ये सब कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चलती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के बाद एक एनालिसिस करती है और फिर एक पैरालिसिस में, एक इनर्शिया में चली जाती है। तो कांग्रेस के लिए ये एक तरीके का नील बटे सन्नाटा चुनाव है, लेकिन बिना मेहनत के भी वो बंगाल में अच्छे परसेंटेज से वोट ले आती है, केरल में भी वोट ले आती है। ये उसके पास एक बचा हुआ जो जनाधार है वो है, लेकिन इसको रैंप अप कैसे करना ये कांग्रेस अभी भी सीख पाएगी, इस पर मुझे तो शक है। अब एक बड़ी बहस चलेगी जिसका उत्तर अभी किसको नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह की विक्ट्री ममता बनर्जी ने दिखाई है उसको देखते हुए जो विपक्ष की राजनीति है, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है, क्या वो उसकी धुरी बन पाएंगी? उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पक्के तौर पर है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बिहार में शायद नीतीश कुमार के पास थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन वो लीड नहीं कर रही है एंटी बीजेपी पॉलिटिकल नैरेटिव को, और वो ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया है। शरद पवार समेत सारी पार्टियों ने उनको समर्थन भी दिया था। हालांकि शरद पवार अपने स्वास्थ्य के कारणों से जा नहीं पाए थे बंगाल में और कोविड का भी माहौल था, लेकिन इस प्रकार के मुश्किल चुनौती के बीच ममता जिस तरह से जीत के आई हैं, उसको देखते हुए आप ये मान के चलना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि अब विपक्ष की राजनीति रीजनल प्लेयर जो है वो डोमिनेट करेंगे, और कांग्रेस को अगर अकल होगी तो वो रीजनल प्लेयर्स की प्राइमेसी को और खास करके ममता की प्राइमेसी को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी। एक अपोजिशन स्ट्रेटजी और एक रैलिंग पॉइंट के तौर पर इसको मानेगी। इस चुनाव के नतीजे का एक और बहुत बड़ा मैसेज है। बीजेपी की कोर स्ट्रेटजी का पार्ट था सीएए और एनपीआर और एनआरसी। ये कितने समय से काम चल रहा था आप सब लोग वाकिफ हैं। बंगाल के लिए मूल रूप से ये योजना बनी थी और वहां पर ये योजना फेल हुई, क्योंकि जिन 1.25 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को लगता था कि ये हम नागरिकता दे देंगे और ये हमको एक बहुत बड़ा वोट ब्लॉक वोट कर देगा, ये प्लान भी इस चुनाव ने फेल कर दिया। तो शायद बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा या उसको सोचना चाहिए कि ये सीए टाइप की जो डिविजनरी पॉलिटिक्स है ये फ्लॉप कैसे हो गई, और बंगाल ने उसका बहुत मुकम्मल जवाब दे दिया कि इस ट्रैप में हम नहीं आने वाले। दोस्तों, यहाँ कोविड की चर्चा जरूरी है, क्योंकि कोविड की कालिख सभी नेतागिरी करने वाले लोगों के मुंह पर लगी है। बहुत लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि शुरू के 4 फेज बीजेपी के पक्ष में गए, आखिरी के 4 फेज में कोरोना के विस्फोट के कारण हमको वोट कम मिले, हमारे समर्थक नहीं निकले, अर्बन मिडिल क्लास वाले। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जी ये तर्क दे रहे हैं। मेरे ख्याल से दूसरा सवाल है जो बीजेपी नहीं मानेगी, वो ये कि कहीं कोविड के मिसमैनेजमेंट की एंटी इनकम्बेंसी या पब्लिक की नाराजगी ममता पर निकलने के बजाय बीजेपी पर तो नहीं निकल गई, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट नेशनल लेवल पर बीजेपी के ही खाते में जाता है। इससे इनकार करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोविड की नाराजगी का कोई संकेत बंगाल का चुनाव देता है तो बीजेपी को अभी चिंतन मनन जो ये करेंगे, अपनी एनालिसिस जब करेंगे इन वोटों के नतीजों का, तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा शायद इनके लिए। तो अंत में हमको यही कहना है कि जो खेला होबे की बात थी, उसमें बीजेपी के लिए बंगाल में फिलहाल बंगाल की बेटी ने इनका खेल जो है बीजेपी खेला शेष कर दिया है, ये अगर मैं बांग्ला में कहने की कोशिश करूं तो। और ये राजनीति के लिए एक बड़ी घटना सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ चुनाव जीतने की जिद और जुनून का मतलब गवर्नेंस नहीं होता है। इसमें से सिर्फ ये मैसेज लेने की जरूरत है।